Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about fortified rice and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस साल के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के देने के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए. उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था रिगार्डिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस. तो उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा कि भारत सरकार जो भी भारत सरकार की स्कीम्स चलाई जाती है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, चाहे वो पीडीएस हो या मिड डे मील स्कीम हो, स्कूल के अंदर जो बच्चों को खाना दिया जाता है, इन तमाम तरह के स्कीम्स में भारत सरकार कोशिश करेगी कि बाय 2024 वो फोर्टिफाइड राइस पहुंचाए बेनिफिशियरीज़ को. फोर्टिफाइड राइस तो क्या होता है फोर्टिफाइड राइस या व्हाट इज़ राइस फोर्टिफिकेशन, वो भी ज़रा समझते हैं. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डेफिनेशन दिया है फोर्टिफाइड राइस का, विच सेज दैट इट इज़ डेलिबरेट इंक्रीजिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द फूड. तो जो भी फूड हम खाते हैं जनरली उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे राइस हो या वीट हो, उसमें अगर डेलिबरेटली कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड या विटामिन B12, आयरन या विटामिन B6, विटामिन ए, थाइमाइन दैट इज़ विटामिन, अगेन जिंक, तो अलग अलग तरह के विटामिन या फिर आयरन या फॉलिक एसिड अगर हमारे बेसिक फूड में ऐड किए जाए एज मैक्रोन्यूट्रिएंट तो फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन. अगर उसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर राइस में ऐड किया जाए तो इसको कहा जाएगा राइस फोर्टिफिकेशन. इट्स अ डेलिबरेट इंक्रीजिंग ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द फूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड. इससे कई सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं लेकिन मिनिमल रिस्क भी हो सकता है हेल्थ को, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क होगा, कोई मेजर रिस्क नहीं होगा. कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. जब भी कोई प्रोडक्ट हेवी हो जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, जिंक, आयरन, तो डाइजेशन में कुछ लोगों को कभी कभार दिक्कत हो जाती है. तो देयर इज़ मिनिमल रिस्क एसोसिएटेड बट इमेंस हेल्थ बेनिफिट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द मासेस कैन बी इंश्योर्ड विथ फूड फोर्टिफिकेशन. तो क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे राइस फोर्टिफिकेशन के लिए, क्या क्या इस्तेमाल होते रहे हैं अभी तक, जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए. तो सबसे पहले ये कोटिंग, राइस जो दाने हैं उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाए इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की. दूसरा है डस्टिंग, कि जो भी राइस है उसके अंदर डस्ट के फॉर्म में एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाए. तीसरा है एक्सट्रूजन, और ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है. क्योंकि देखिए डस्टिंग या कोटिंग में कैसा हो सकता है, अगर आपने कोटिंग की तो वॉश करने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धुल करके अलग हो सकते हैं. डस्टिंग में कैसा है कि किसी एक पर्टिकुलर लॉट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, क्योंकि आपने एक बोरी राइस ली, उसमें आपने ऊपर से मिक्स कर दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कहीं पे कम हो जाएगा. तो खाने वाले को किसी को ज़्यादा मिल जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कम मिलेगा. सो दीज टू आर ऑल्सो यूज्ड ट्रेडिशनली एज ए मेथड ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, लेकिन ये इतने अच्छे मेथड नहीं है. सबसे अच्छा मेथड, बेस्ट टेक्नोलॉजी है फूड फोर्टिफिकेशन का, वो है एक्सट्रूजन. तो एक्सट्रूजन में क्या किया जाएगा वो ज़रा समझिए इस फिगर की मदद से. राइस लिया जाएगा, राइस के दाने लिए जाएंगे और उसको तोड़ा जाएगा. पहले इट विल बी ब्रोकन इनटू राइस ग्रेन्स और फिर उसको पीसा जाएगा, राइस फ्लोर में कन्वर्ट किया जाएगा, पीस करके राइस फ्लोर में कन्वर्ट किया जाएगा. और फिर उसके अंदर ये सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, चाहे जिंक हो, विटामिन B3, B9, B11, B12, B1 या विटामिन A, D, E, आयरन, फॉलिक एसिड, सब मिक्स किया जाएगा पाउडर फॉर्म में. और एक बार जब पाउडर फॉर्म में इसको मिक्स कर दिया गया राइस फ्लोर के साथ, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल करके उनको हीट किया जाएगा. और पानी डाल करके हीट करने के बाद
उनको एक स्पेशल तरह की मशीन में डाली जाएगी, जिस मशीन से उनको वापस से राइस ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया जाएगा। इस मशीन को कहा जाता है केर्नेल्स। तो ट्विन स्क्रूड एक्सट्रूडर, केर्नेल्स में इसको डाल करके ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, ये नाम इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझिए कि पाउडर फॉर्म में डाला, फिर पाउडर फॉर्म में एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए और इनको एक्सट्रूड किया, मतलब ऊपर से ज़ोर से दबाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ताकि ये राइस का फॉर्म ले लें, राइस ग्रेन का फॉर्म ले लें। तो इससे कैसा होगा कि फोर्टिफाइड राइस मिला हमें। अभी देखिए कैसा होगा कि हमने राइस लिया, राइस को पहले उसका पाउडर बनाया, उसमें ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलाए और वापस से उसको हमने पानी डाल करके फिर उसको प्रेशराइज करके वापस से राइस ग्रेन में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरे तरफ हम क्या करेंगे कि होल राइस ग्रेन, जो नॉर्मल राइस ग्रेन है जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, वो लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। तो राइस आएगा, एक तरफ से फोर्टिफाइड, एक तरफ से मिक्सचर वाला राइस लाया जाएगा, ब्लेंडिंग वाला राइस, और दूसरी तरफ से नॉर्मल राइस लाया जाएगा और दोनों को मिला दिया जाएगा जब, तो वो होगा फोर्टिफाइड राइस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड के गाइडलाइंस के हिसाब से हर 1 किलोग्राम राइस के अंदर 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा राइस फोर्टिफाइड ही डाल दोगे, फिर होगा क्या कि इतना सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा कि जो खाएगा उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल बोरी रखी जाएगी राइस की, उसमें ये जो फोर्टिफाइड वाला राइस है वो सिर्फ 10 ग्राम मिलाया जाएगा इन राइस ऑफ 1 किलोग्राम। तो नॉर्मली यानी कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाया जा रहा है, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK। तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस कर्नेल मिलाया जा रहा है, मतलब 1% ही फूड फोर्टिफिकेशन की जाएगी, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे ना आपको धोने से न्यूट्रिएंट्स खराब होंगे, ना इससे कोई और प्रॉब्लम हो। और ये 12 महीने तक इस तरह के जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल होते हैं, वो ख़राब नहीं होते, तो उनकी अच्छी खासी सेल्फ लाइफ भी है। क्यों फूड फोर्टिफिकेशन चाहिए, क्यों राइस फोर्टिफिकेशन कर रही है भारत सरकार, वो भी ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे देश में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, खासकर वीमेन और चिल्ड्रन के बीच में। अगर फूड मिनिस्ट्री का एक डाटा लिया जाए तो हमारे देश के अंदर एवरी सेकेंड वुमेन इज़ एनेमिक, यानी कि उसके अंदर ब्लड हेमोग्लोबिन की कमी है, और उसके ब्लड के अंदर हमें फॉलिक एसिड और आयरन इंक्रीज करना होगा बिकॉज द वुमेन इज एनीमिक। एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड, हर तीसरा बच्चा उसकी हाइट जो है उसके एज के हिसाब से कम है, तो हाइट कम हो रही है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन। स्टंटेड होना या फिर एनेमिक होना इज एन इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि इन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है। जो देखिए चावल लोग खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है, पोटैटो खा रहे हैं, स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है। एसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिंक, विटामिन्स या फिर आयरन, फॉलिक एसिड, थाइमाइन, वो सब नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो डाटा हमने देख लिया फूड मिनिस्ट्री का। अगर इंडिया की बात की जाए इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो हमारी रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ हम 94 नंबर पे आते हैं, इतनी ख़राब हालत है हमारी। अफ्रीका के कुछ देशों से भी पुरानी पीछे हमारी रैंकिंग है एज फार एज फूड न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न और एज फार एज माल न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न। Our rank is 94 out of 107 countries in the world as far as human hunger index is concerned, and we have been put in serious hunger category। मतलब हमारे देश में major population is facing the challenge of serious hunger category। तो इसी कारण से फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प अस इन कॉम्बैटिंग प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। और चूंकि राइस फोर्टिफिकेशन ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि राइस एक स्टेपल फूड है हमारे देश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है। कम से कम 2/3 पॉपुलेशन हमारे देश में राइस कंज्यूम करती है। तो राइस के अंदर अगर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन किया तो इट विल हेल्प अस इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। इट विल बी एन एसेंशियल सप्लीमेंट फॉर द डाइट ऑफ द पुअर, क्योंकि राइस ज़्यादातर पुअर लोग कंज्यूम करते हैं और उनका माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। क्या आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये जो पैकेट है ये फोर्टिफाइड पैकेट है या नहीं? तो ये वो जो भी फोर्टिफाइड पैकेट होगा उस पर इस तरह का +F का लोगो होगा। अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी फोर्टिफाइड राइस का पैकेट होगा जो सरकार की तरफ से आएगा उस पर ये +F का लोगो होगा, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ बीइंग फोर्टिफाइड
और उसके नीचे ये सब कंटेंट भी लिखा होगा कि किन किन चीज़ों से किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ इसको फोर्टिफाई किया गया। फॉर एग्जांपल लिखा रहेगा फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, दिस हैज़ टू बी मैंडेटरीली प्रिंटेड ऑन द पैक। तो ये जूट बैग में ये आएंगे सारे के सारे फोर्टिफाइड राइस, जब जो सरकार की तरफ से मिलेंगे वो जूट राइस में आएंगे, उसके ऊपर +F लिखा रहेगा और जो जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिक्स किए गए हैं वो भी लिखा हुआ रहेगा। फोर्टिफाइड राइस के फ़ायदे क्या हैं कि इसको पकाने के कोई तरीके अलग नहीं रखने हैं, क्योंकि देखो ऐसा बहुत लोग र्यूमर फैला देते हैं कि फोर्टिफाइड राइस को धो करके नहीं खाना है, या कोई भी फोर्टिफाइड जो ग्रेन है उसको धोना नहीं है, क्योंकि धोने से उसका जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें मिलाया गया है वो धुल जाएगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फोर्टिफाइड राइस हैज़ टू बी कुक्ड द सेम वे एंड नॉर्मल राइस इज़ कुक्ड। इसमें कोई अलग से प्रोसीजर नहीं रखना है, इसको आप धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और फिर आप इसको पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने देश में जो फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ये ऑलरेडी दुनिया के 7 देश इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल US, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स। तो ये सारे देशों में ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है, यूज किया जाता है। अब हमारे देश में भी ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about appointment of judges and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि हाउ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर सेलेक्टेड, कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए ये तो वैसे आपको पता ही होगा, बट जल्दी मैं रिवाइज करा देता हूँ। द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड एज मोर देन 65 ईयर्स, क्योंकि 65 ईयर्स जो है वो उनकी रिटायरमेंट एज है। उसके अलावा द रिकमेंडेड पर्सन मस्ट बी ए जज ऑफ 1 or more हाई कोर्ट continuously for 5 years or must have been advocate in high court for at least 10 years or must be an advocate in high court or supreme court for at least 10 years. The recommended person must be a distinguished jurist in the opinion of the president. तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए, या तो आप हाई कोर्ट में जज हों 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट हों आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर आप प्रेसिडेंट के नज़रों में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी कर रहे हैं बट आपका जुडिशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, तो प्रेसिडेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। वैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ हाई कोर्ट जज, द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी। जिस स्टेट में भी वो हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं उस स्टेट के अंदर कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिस उनको 10 सालों के लिए होल्ड करना होगा, और ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के अंदर रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर्स एंड देयर इज़ नो मिनिमम एज फिक्स्ड फॉर हाई कोर्ट जजेज। तो ये तो बेसिक बातें हैं पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत में भी आपने सब पढ़ रखा होगा, ये तो मैंने बस ऐसे ही रिवाइज करा दिया। लेकिन आप जरा समझते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 कहता है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो साफ साफ कहता है कि चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या बाकी जजेज हों सुप्रीम कोर्ट के, दे शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड बाय हिज वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड सील। चलिए ये तो जनरल टर्म है, जगह लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बट साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 124 दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेज एज ही मे डीम फिट। तो वो बाकी जजेज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट कर सकते हैं जब कोई जज की अपॉइंटमेंट करनी हो, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो एज ही मे डीम फिट। ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर लिखा है आर्टिकल 217 में, जिसमें कहा गया है कि द अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज ही में डीम फिट। तो सरल बातों में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट का पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट लाइज विद द प्रेसिडेंट। लेकिन
साथ ही साथ एक नया टर्म भी दे दिया है कंसल्टेशन, कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करके अपॉइंट करेंगे। अब ये कंसल्टेशन को लेकर के डिस्प्यूट हो गया कि ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस कंसल्टेशन टर्म मीन्स। तो इसके लिए पहला केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जजेज केस नाम से जानते हैं 1981 में, जिसमें पूछा गया कि ये कंसल्टेशन का क्या मतलब है। क्या ये कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, यानी कि क्या प्रेसिडेंट बाउंड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के लिए वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो डज दिस कंसल्टेशन मीन कंकरेंस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इट डज नॉट मीन कंकरेंस, इट डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब द प्रेसिडेंट इज नॉट bound to consult the Chief Justice of India or other judges while appointment of judges in Supreme Court or High Court. Consultation does not mean concurrence. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को 1981 में जो उन्होंने फर्स्ट जजेज केस में फैसला दिया था उसको रिवर्स कर दिया इन द सेकंड जजेज केस इन 1993, जब उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो इसको रिवर्स कर दिया उन्होंने। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिवाइज कर सकती है, उसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि देयर शुड बी लार्जर बेंच। जिसने पिछला फैसला सुनाया था उससे बड़ी बेंच जो है वही पिछले फैसले को रिवर्स कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेज केस में यह फैसला रिवर्स कर दिया और एक कॉलेजियम कॉन्सेप्ट लाए कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना ही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे उनको करना ही होगा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रिकमेंडेशन देंगे वो अकेले नहीं देंगे, ही विल गिव दिस रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलेजियम। तो एक ग्रुप होगा, कॉलेजियम मतलब ग्रुप होता है, उस ग्रुप से कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रिकमेंडेशन देंगे। अब ये कॉलेजियम क्या होगा, इसमें कौन से लोग होंगे, इस पर क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हो। आपको पता है कि सरकार जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी मांग सकती है ऑन एनी लीगल इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अगर कहीं डाउट हो तो सरकार ने इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का पावर जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सर ये कॉलेजियम में कौन कौन से लोग होंगे, कैसे ये काम करेगा कॉलेजियम। तो ये फैसला, ये जब सरकार ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से 1998 में, तो इस केस को कहा गया थर्ड जजेज केस 1998, जिसमें सरकार ने पूछा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है कि सर ये कॉलेजियम में कौन कौन से लोग होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि देखिए कॉलेजियम में कौन कौन से लोग होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो कॉलेजियम में 5 लोग होंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो कॉलेजियम में 3 लोग होंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज। तो क्या मुद्दा है, कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल मेक अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। जबकि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, ये कॉलेजियम का हिस्सा होंगे और ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो इस तरीके से कॉलेजियम को एक्सप्लेन किया कि हाउ कॉलेजियम विल वर्क इन थर्ड जजेज केस। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को क्लैरिफाई किया। साथ ही साथ एक और बात कही जो इंपॉर्टेंट है, क्या पता पीटीएम पूछ ले, कि ऐसा नहीं कि कॉलेजियम में मेजॉरिटी बेसिस पे फैसला होता है कि 5 लोग हैं तो 3 लोग जो बात बोलेंगे वो मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। कॉलेजियम में कहा गया है कि अगर 2 जजेज भी कोई ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन ए है जिसको अपॉइंट किया जाना है जज की तरह, कॉलेजियम उसका नाम कंसिडर कर रहा है, अगर 2 जज भी उसके नाम को रिजेक्ट कर देते हैं तो उस पर्सन को फिर एलिवेट नहीं किया जाना चाहिए टू द पोजीशन ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्मली तो हमारे देश में देखो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में, देखिए कि ही विल अपॉइंट द जजेज एंड द चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया अपॉइंट करने का, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। देयर इज नो सच क्राइटेरिया। तो देख करके यही लगता है कि अच्छा प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होगा, जिसको चाहे उसको वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं अमंग्स द सुप्रीम कोर्ट जजेज। लेकिन एक कन्वेंशन चल रहा था हमारे देश में, एक कन्वेंशन चल रहा था
कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसी को बना दिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीनियरिटी के बेसिस पे, एंड सीनियरिटी हियर इज नॉट बाय एज बट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल हैज सर्व्ड एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो जितना ज़्यादा वक्त से सुप्रीम कोर्ट में जज था, यानी कि वो सबसे ज़्यादा सीनियर होकर सीनियरिटी के बेसिस पे किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। मान लीजिए आज कोई एक जज रिटायर हो रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं, तो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे उस सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सबसे सीनियर होते थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज स्पेंट इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था कि ये जरूरी है, बस ये कन्वेंशन चल रहा था। लेकिन जो थर्ड जजेज केस हुआ 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी बना दिया। बोला कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन नहीं होगा कि भाई चाहे तो वो सीनियर मोस्ट को बनाए, ना तो ना बनाए, ऐसा नहीं होगा। The president is bound to appoint the senior most judge as the chief justice of India according to, in fact the second judges case 1993 में ही ये बात कह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि the president is bound to appoint the senior most judge of the supreme court as chief justice of India। तो मुद्दा ये है कि नाम का बस पावर रह गया सरकार के पास या प्रेसिडेंट के पास रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मेन पावर जो है वो कोलेजियम एंजॉय करता है। जिसका भी नाम प्रपोज कर दिया कोलेजियम ने, उसको सरकार को अपॉइंट करना ही होता है। तो गवर्नमेंट हैज़ बिकम अ रबर स्टैम्प, प्रेसिडेंट हैज़ बिकम अ रबर स्टैम्प। ये लोग एक बार रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं कोलेजियम को कि सर ये नाम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन कोलेजियम अगर दोबारा उसी नाम को प्रपोज कर दे तो उस आदमी को इनको अपॉइंट करना ही होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने के टाइम में भी अब सरकार के पास कोई डिस्क्रिशन बचा नहीं है, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे बस आंख बंद करके प्रेसिडेंट को उन्हीं को अपॉइंट कर देना है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर इज नो डिस्क्रिशन विथ नाउ प्रेसिडेंट। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। करंट न्यूज़ देखो ऐसा है कि कोलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने 9 जो पोस्ट खाली हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए रिकमेंडेशन दिया है फॉर अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो हैज़ रिसेंटली रिकमेंडेड द गवर्नमेंट फॉर 9 नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से 8 जो हैं वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजेस थे और एक इसमें से लॉयर हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। द कोलेजियम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि द कोलेजियम हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन सिंगल रेजोल्यूशन रिकमेंडेड 3 वुमेन जजेज। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में वीमेन जजेज हुई हैं, लेकिन एक बार में 3 नई वीमेन जजेज को पहली बार कोलेजियम ने रिकमेंड किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो 3 विमेन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने रिकमेंड किया है टू बी एलिवेटेड एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस BM त्रिवेदी, ये 3 जो जजेज को, हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जज, इसमें से जो जस्टिस BV नागरत्ना हैं ये आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू द करेंट नॉर्म, एंड सी विल बी द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या है कंडीशन चीफ जस्टिस बनने के लिए? आपको तो पता है कि सेकंड जजेज केस में बोल दिया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है। तो देखिए क्या है कि इनकी एज, जस्टिस BV नागरत्ना की एज अभी 58 ईयर्स है, ठीक है, और सीनियरिटी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाउ सीनियरिटी इज डिसाइडेड वो भी जरा समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, जो जितना साल स्पेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज वो उतना सीनियर होगा। एज के बेसिस पे सीनियरिटी डिसाइड नहीं होती कि आपकी एज 62 साल है तो आप सीनियर हैं और इनकी एज 58 है तो सीनियर है, जूनियर है, ऐसा नहीं है। अगर ये 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में है एज जज और ये बस 4 साल से हैं तो ये फिर सीनियर होंगी। तो देखिए अभी इनकी एज, जस्टिस BV नागरत्ना की एज बस 58 ईयर्स है, ठीक है, और रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 65 ईयर्स, मतलब कि ये 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी। तो लगभग 5 से 6 साल बाद ये सबसे सीनियर जज बन जाएंगी। इनका लगभग 5 से 6 साल ये जब टाइम स्पेंड करेंगी उसके बाद भी ये रिटायर होंगी नहीं, एंड सी विल बी द सीनियर मोस्ट जज आफ्टर 5 to 6 years, एंड एट दैट टाइम व्हेन सी इज द सीनियर मोस्ट जज सी विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो सी विल बी, अगर करंट नॉर्म ही चलता रहा कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है जो अभी का नॉर्म है, तो जस्टिस BV नागरत्ना इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट
विमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बाकी 2 जजेस की बात की जाए तो जस्टिस हिमा कोहली या जस्टिस BM त्रिवेदी, इन दोनों को एलिवेट किया गया है एज सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन इनकी एज है 62 ईयर्स, इनकी एज है 61 ईयर, तो इनके पास बस 4 साल है, इनके पास बस 3 साल है और इस टाइम तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट खाली होने वाला है नहीं, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बन के ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का भी मौका मिलेगा। The next article is taken from Assam segment. It is about Northeast turning into cancer capital of India. This topic is important from our syllabus, paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है करंट न्यूज़, ये जरा समझिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का जो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट है और ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट है जो मिजोरम का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस हैं पूरे इंडिया भर में। अगर पापुम पारे की बात की जाए तो देयर इज 219.8 पर 1 लाख कैंसर केसेस अमंगस्ट फीमेल, जबकि ऐजवाल की बात की जाए तो इट हैज़ 269.4 पर 1 लाख कैंसर केसेस अमंगस्ट मेल। तो मेल कैंसर केसेस में ऐजवाल सबसे आगे है और फीमेल कैंसर केसेस में पापुम पारे ऑफ अरुणाचल सबसे आगे है अकॉर्डिंग टू दिस ICMR रिपोर्ट। अगर ओवरऑल बात की जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया, दे आर कंसिडर्ड टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर 2020 की बात की जाए तो टोटल 50,000 से भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैंसर के केसेस आए थे और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ICMR रिपोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड हैं, यहाँ पे कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्या कारण है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैंसर के केसेस ज़्यादा होने के? इनफैक्ट कैंसर रेट इन नॉर्थ ईस्ट इज़ डबल द नेशनल एवरेज। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? टोबैको कंजम्पशन हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, बीटल नट्स का कंजम्पशन ज़्यादा, आपको पता है यहाँ पे चाय, यहाँ पे पान, सिगरेट, बीड़ी, ये सब कल्चर ज़्यादा है। उसके अलावा चूल्हा इंडोर्स, वहाँ से भी जो स्मोक पॉल्यूशन होता है उससे भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। हमारे जो खाने होते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें स्पाइसेस और चिलीज़ कंटेंट ज़्यादा रहता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट बीवरेजेस सच एज टी एंड कॉफ़ी, लेट प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, lack of sexual hygiene, unsanitary food and water and high salt content food and smoked food is the reason behind it. अगर मेन के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस तरह का कैंसर हमारे यहाँ पे होता है वो होता है स्टमक कैंसर या ओसोफेगस कैंसर, जबकि वेमेन के अंदर सर्विकल, ब्रेस्ट या स्टमक कैंसर प्रेवलेंट ज़्यादा है। अगर बात की जाए, एक तो कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बना हुआ है पूरे इंडिया का। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। इनफैक्ट इस आर्टिकल के हिसाब से बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी इज द ओनली कैंसर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो इतने सारे केसेज और बस एक ही कैंसर हॉस्पिटल है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू फ्रेम अ प्रॉपर पॉलिसी इन दिस डायरेक्शन। और ये जो रिपोर्ट अभी पब्लिश किया ICMR ने, इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस भी कम है, तो इनिशियल सिम्टम्स लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम है और इनिशियल सिम्टम्स ना समझने के कारण लेट हो जाती है कैंसर। जब लेट स्टेज में पहुँच जाता तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। कैंसर इफ क्योर्ड और डिटेक्टेड इन अर्ली एज कैन बी क्योर्ड, लेकिन जब वो लेट स्टेज में पहुँच जाता है फिर उसको ट्रीट कर पाना मुश्किल हो जाता है। जो अगला टॉपिक है वो मैंने क्वेरी सेगमेंट से लिया है। कल मैंने पूछा था कि क्या सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता तो मुझे बताइए। कई सारे बच्चों ने कहा कि सर आप फिर से बताइए। तो ये टॉपिक तो वैसे लगभग 1.5-2 साल पहले मैं करा चुका था, लेकिन आज फिर बता देता हूँ आपको सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में। सैटेलाइट तो आप जानते ही हैं, अर्थ के अराउंड इस तरह से रोटेट करता है, अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करता है और अर्थ से वो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है या अर्थ की इमेजेस निकालने में मदद करता है। तो इस तरह के सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। अब अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स में सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स हैं। ये जो येलो डॉट से हमने दिखाया, दिस इज द ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब द पाथ ऑन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो एक होता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट कैसा है कि ये पोल टू पोल ऑर्बिट करता है, पोल टू पोल। तो इसकी खासियत क्या होगी, देखो कि ये घूम रहा है पोल टू पोल और अर्थ घूम रहे हैं ऐसे इक्वेटर के अराउंड, तो इस कारण से ये पूरे अर्थ को कवर कर लेता है। पूरे अर्थ के ऊपर किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सैटेलाइट जरूर होता है। इट कवर्स द एंटायर अर्थ, क्योंकि ये इस तरह से साइकिल कर रहा है और अर्थ इस तरह से साइकिल कर रहा है। सो इट कवर्स द एंटायर अर्थ, इट कैन सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। नॉर्मली ये पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है उसको 90 मिनट लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, जबकि अर्थ को तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में तो आपको पता ही है कि 24 आवर्स लगते हैं।
तो चूंकि ये अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में जाता रहता है, अलग अर्थ के अलग अलग सेगमेंट के ऊपर रहता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, इसी कारण से पूरे एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में, ओजोन लेयर को के कंसंट्रेशन को स्टडी करने में, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को स्टडी करने में पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। दूसरा होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियोसिंक्रोनस किस तरह के सैटेलाइट होते हैं? देखिए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वो होते हैं कि जिस रफ्तार से हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है, उसी रफ्तार से ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ये भी 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। इस तरह के सैटेलाइट को कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इससे फ़ायदा क्या होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से? कि हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर रहेगा। देखो, अगर इक्वेटर के ऊपर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भेजा गया तो उस पाथ का स्पेशल नाम है जियो स्टेशनरी। देखो, अगर 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं तो वो होता है जियोसिंक्रोनस। लेकिन जियोसिंक्रोनस तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग एंगल पे हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलर एंगल, इक्वेटर के ऊपर वाला जो ऑर्बिट है, एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर वाला ऑर्बिट, उसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ जियोसिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी का फायदा क्या है कि मान लो कि ये इक्वेटर के ऊपर है, ये ऐसे 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 घूम रहा है और अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल ऑलवेज बी अबव वन पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ही ऊपर होगा जियो स्टेशनरी। जबकि जियोसिंक्रोनस कैसा होगा? जियोसिंक्रोनस एक पर्टिकुलर एंगल बना करके घूमता है, ये भी 24 घंटे में एक सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल बना करके घूमता है, ठीक है, इट हैज़ एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। इस कारण से कैसा है कि इट इज़ नॉट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट में, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर किसी सैटेलाइट को डाल दिया जाए तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ना रह करके एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर रहता है, इस एरिया में वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये होते हैं जियोसिंक्रोनस या सैटेलाइट्स, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। जियोसिंक्रोनस का एक स्पेशल एग्जांपल है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो इक्वेटर के ऊपर होता है, तो वो हर वक्त एक ही पॉइंट के ऊपर होगा जियो स्टेशनरी। जबकि जियोसिंक्रोनस जो होगा इट विल बी ओवर अ पर्टिकुलर रीजन, इट विल नॉट बी ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट। इनकी हाइट होती है लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट पे। क्यों? क्योंकि उसी हाइट पे जाकर के उनको इतना ग्रेविटेशनल फोर्स मिल पाता है कि एग्जैक्टली इसका एंगुलर स्पीड अर्थ के एंगुलर स्पीड के बराबर हो जाए। दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, क्योंकि जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होगा तभी तो कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं तो पता चला कि कम्युनिकेशन, ये सैटेलाइट उधर भाग गया, फिर कम्युनिकेशन करोगे कैसे? उसके अलावा लोकल वेदर स्टडी करने के लिए ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होता है, इसलिए ये लोकल कंडीशंस बता सकता है। उसके अलावा चूंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो इमेजेज भेजता है उसकी रिजोल्यूशन काफ़ी ख़राब होगी, पुअर रिजोल्यूशन बिकॉज ऑफ हाई हाइट। 36,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो वहाँ पे कारण, इतना हाइट पे होने के कारण रिजोल्यूशन इसकी इमेजेस की ख़राब होती है। एक होता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये काफ़ी टेक्निकल होता है, इसको मैं एग्जैक्टली आपको फील नहीं करा पाऊँगा। इसकी खासियत बस ये है कि इसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है, इस एंगल से डाला जाता है कि ये दुनिया के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वक्त पे होता है। मान लीजिए कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर ये दिन में 11 बजे है, तो हर दिन में 11 बजे सैन फ्रांसिस्को के ऊपर दिखेगा। मान लीजिए कि ये मेक्सिको के ऊपर दिन में 12 बजे, तो हर दिन ये दिन में 12 बजे मेक्सिको के ऊपर दिखेगा। इसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि इट passes over a particular section of earth on a particular time of a day. Every day it will be found at a particular place at a particular time. इसकी हाइट होती है लगभग 700 to 800 किलोमीटर। And these satellites are used to take images of the earth surface. और अलग अलग टाइम में अलग अलग वक्त पे होता है, तो जहाँ पे भी सनलाइट ज़्यादा होता है, जिस एरिया का हमें इमेज निकालना है, मान लो इस तरह से इसको सेट किया जाता है कि उस एरिया के ऊपर ये तब पहुँचे जब वहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी हो, ताकि उस एरिया का अच्छा इमेज निकाल कर ये हमें भेज पाए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था ये, मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, आई होप आपको समझ भी आया होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट इज अप्लाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इफ यू आर वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड
you can see some birds stalking through alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses. ये सवाल 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था. इसका आंसर होगा कॉमन माइना. इसको कॉमन सेंस से भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि जिसके लंबे चोंच होंगे, जैसे स्टॉर्क वगैरह के या क्रेन वगैरह के, इनके लंबे चोंच हैं, ये छोटे छोटे तो इंसेक्ट्स को पकड़ नहीं सकते, तो स्टॉर्क या क्रेन तो हो ही नहीं सकता. तो आंसर हैज़ टू बी कॉमन माइना. माइना चिड़िया ही है जो कैटल्स के पीछे पीछे घूमती है और इंसेक्ट्स को पकड़ते रहती है. जो कैटल्स जब घास को दबा देते हैं तो इंसेक्ट घास से निकल के आते हैं, उसको मैना चिड़िया खा लेती है. अपॉर्चुनिस्टिक बर्ड कही जाती है माइना. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.